जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में देखेंगे दिव्या राजपूत की हिंदी लिटरेचर की बुकलेट है, जो मेंस के उनका जो ऑप्शनल था हिंदी लिटरेचर, उसकी कॉपी को देखेंगे। उन्होंने किस तरीके से अपने हिंदी लिटरेचर के आंसर को, ऑप्शनल के आंसर को लिखा है और वो हिंदी माध्यम से सिलेक्ट हुई है। तो ऐसे उन्होंने अपने आंसर में ऐसा क्या अच्छा किया है ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर पाई है, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दिव्या राजपूत उनका नाम है और इनकी जो रैंक आई थी आपको पता है कि 438 कितनी 438वीं उनकी रैंक आई थी ऑल इंडिया। ठीक है, तो अब ये है उनका ऑप्शन क्या था, हिंदी लिटरेचर। तो हम हिंदी लिटरेचर कॉपी देखेंगे और हम उनसे सीखेंगे कि हमें अपने हिंदी लिटरेचर के आंसर में, अपने ऑप्शनल के आंसर में किस तरीके से हमें आंसर को लिखना है और क्वेश्चन की किस तरीके से डिमांड है और हमें उस डिमांड को पूरा करना है, हमें इधर उधर नहीं भटकना है। हम यही उनके आंसर सीखेंगे। ऐसे में एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से उसका आंसर लिखा है। ठीक है, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पे आपको पता है क्वेश्चनों में, जैसे कि हम लोग बचपन में जो पढ़ते थे हिंदी में कि जो जैसे पद आते थे, गद्य आते थे और हमें उनकी व्याख्या लिखनी होती थी, उनका संदर्भ और प्रसंग लिखना होता था। मतलब कि वो जो ये व्याख्या है, जो ये पंक्ति है, ये कहां से ली गई है, किस लेखक के द्वारा ली गई है और किस रचना से ली गई है, वो हम इसमें समझते थे। तो ऐसे ही इसमें भी आते हैं। आपका जो पेपर टू है, पेपर टू में 5 पंक्ति आएंगी। ठीक है, 5 जो पंक्ति आएंगी वो आएंगी पद से, 5 आएंगी गद्य से। तो ये क्या है, पेपर टू जो होता है उसके उस तरीके से उसमें आता है। हम इसमें क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो है पद के क्वेश्चन, गद्य के क्वेश्चन सॉरी, और यहाँ पे उसका संदर्भ प्रसंग लिख रहे हैं कि भाई हमें ये जो क्वेश्चन है किस लेखक के द्वारा कहां से लिखा गया है कि किस रचना से लिया गया है और उसके लेखक कौन है, तो उसे बताना। और फिर उसका मतलब क्या है, जो भी सारांश जो भी दिया हुआ है, जो जो उसके पंक्ति दी हुई है या फिर जो गद्य दिया हुआ है, उसकी व्याख्या क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको भी हमें समझाना पड़ता है। ऐसे एक क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, जो प्रेमचंद जी का क्वेश्चन है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। और आप लोग पता है कि हम लोग चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 में, दोनों में प्रेमचंद को पढ़ते हैं। जब पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में जब उपन्यास पढ़ते हैं, उपन्यास का इतिहास पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, कहानी का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें हम एक कहानीकार के रूप में या उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद को पढ़ते हैं। और साथ में पेपर 2 में हम प्रेमचंद जी की जो उपन्यास है गोदान, उसको भी पढ़ते हैं। और साथ में जो उनकी कहानियां, प्रेमचंद की सबसे कहानियां, उसको भी हम पढ़ते हैं। और उसमें बहुत सारी कहानियां आती है, जिसमें प्रमुख रूप से 8 कहानियों को अच्छे तरीके से उसमें पढ़ते हैं, जो प्रमुख प्रमुख है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है प्रेमचंद जी के बारे में ही है कि अपने उपन्यासों एवं कहानियों में प्रेमचंद की बुनियादी चिंताएं अपने समय की भी थी और भविष्य की भी थी। मतलब समझ रहे हो कि उन्होंने जिन जिन चिंताओं को अपने उपन्यासों कहानियों में रखा है या बताया है, वो जिस समय लिख रहे थे। आपको पता है कि 1918 से लेकर 1930 लगभग तक का समय जो है इनका प्रमुख रूप से माना जाता है। इस समय में उन्होंने बहुत सारी कहानी लिखी, हालांकि वो लिख तो पहले से रहे थे। ठीक है, ठीक है, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है कि अब बुनियादी चिंता अपने समय की भी थी, की भी है, भविष्य की भी है। मतलब अपने समय की भी है, भविष्य की भी है। इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। अपने उपन्यासों कहानियों में प्रेमचंद की बुनियादी चिंता अपने समय की भी है और भविष्य की भी है। इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। हमें यहाँ पे कुल मिला के ये उत्तर देना है कि इनकी जो प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने अपनी कहानी और उपन्यासों में किन चिंताओं को बताया है, और वो हम उन चिंताओं को इस तरीके से बताएंगे कि जो वो चिंता उस समय की भी थी और साथ में वो भविष्य को भी देख रहे थे, मतलब भविष्य के लिए भी एक प्रकार से थी। तो जो जो चिंता अपने कहानी उपन्यासों के जरिए बताई है, तो हमें उनको तर्कपूर्ण सही तरीके से बताना है और साथ में उन उपन्यासों कहानियों का नाम भी लिखते जाना है कि एक कहानी या ये समस्या इस कहानी में दी थी और ये समस्या इस उपन्यास में दी थी। तो इन्होंने सबसे पहले जो इंट्रो है क्या दिया कि प्रेमचंद सामाजिक यथार्थवाद के लेखक थे। आपको पता है कि प्रेमचंद ने ज्यादातर जो अपने लिखे हैं वो सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं थी, उनके ऊपर लिखा। आपको पता है गोदान, कितनी वो गौदान के ऊपर लिखी जाती थी, जो इसमें जो आपको पता धनिया है, गोबर है, इसके अलावा जो है सामाजिक यथार्थ के लेखा के, मतलब उन्होंने सामाजिक जो यथार्थ है, सामाजिक की जो समस्याएं थी वो उस पर ज्यादा एक प्रकार से लिखते थे। और इसी दृष्टिकोण के अनुसार उनका समस्त रचना संसार समाज की समस्याओं से टकराता नजर आता है। वस्तुतः प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों कहानियों में तत्कालीन जीवन को समग्रता में चित्रण करने के साथ ही अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर भविष्य की समस्याओं का भी निरूपण किया। मतलब उन्होंने अपनी जो उपन्यास थे, कहानियां थी, उन्होंने उस समय
जो तत्कालिक जीवन की समस्याएं थी उनको तो उन्होंने समग्र किया ही है, वो तो उन्होंने समग्रता क्षेत्र में किया है। साथ में उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से भविष्य की समस्याओं का भी निरूपण किया कि भविष्य में समस्याएं आएंगी। अब हम यहाँ पे तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन का इंट्रो है, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा था कि हमें उनकी जो है उन्होंने किस तरीके से तत्कालीन समय समस्याओं को बताया और साथ में भविष्य की बताया। तो हमने इंट्रो में यहाँ पे बता दिया कि हाँ, समस्याएं जो है उनने तत्कालीन समय की बताई और साथ में भविष्य की भी उन्होंने किस तरीके से अपनी रचनाओं में लिखा है उसको भी बता दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रेमचंद के उपन्यासों के, उनमें कहा वो तत्कालीन समय समस्याएं दिखती हैं। तो प्रेमचंद के उपन्यास, ठीक है, प्रेमचंद को उपन्यास, अपने उपन्यासों के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज की लगभग प्रत्येक समस्या को उठाया है। पहला हमने देखा कि निर्मला में अनमेल विवाह की चिंता को, समझ रहे हो, एक निर्मला का क्या है, एक उपन्यास, इसमें उन्होंने बताया कि अनमेल विवाह मतलब कि कोई मेल नहीं खा रहा है, विवाह मतलब कोई एक जो है लड़का मान लो ज्यादा साल का है और लड़की छोटी है, ठीक है, तो इस तरीके से अनमेल विवाह की चिंता को, सेवा सदन में वेश्यावृत्ति की समस्या को, गबन में अनियंत्रित इच्छाओं के दुष्परिणाम को बताया है। तो रंगभूमि में महाजनी के सभ्यता के शोषण को, कि मतलब किस तरीके से जो महाजनी व्यवस्था थी वो जो निचले तबके के लोग थे किस तरीके से शोषण करते थे। इसके अलावा प्रामाश्रय व वाकरम भूमि में किसानों की समस्याओं को उभारा है। इस प्रक्रिया का चरम बिंदु उनका महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान, गोदान क्या है, महाकाव्यात्मक उपन्यास है, ऐसा उपन्यास जो महाकाव्य लगभग जो है वो उसकी जो उसकी एक प्रकार से चाहिए होती महाकाव्य के लिए वो भी उनको पूर्ण करता है। और जो गोदान को महाकाव्यात्मक एक उपन्यास कहा जाता है जिसमें उन्होंने संपूर्ण भारतीय समाज के तत्व को समग्रता से पकड़ना चाहे। मतलब उस समय तत्कालीन समय में क्या क्या समस्याएं चल रही थी, चाहे उसमें हर तरीके से समस्या होता है, गरीब किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से मजदूरी करता है और अपने जीवन को पालता है, और उसमें उसका किस तरीके से शोषण किया जाता है समाज के उच्च वर्गों के द्वारा, या समाज उस समय के समाज के अनुसार बताया जा रहा है। क्योंकि ये उपन्यास जो है वो ये कब से, आजादी से पहले का लिखा गया है, तो उस समय का समाज किस तरीके से रूढ़िवाद था और कौन कौन समस्याएं थी उनको पूरी तरीके से उसका चित्रण किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अब गोदान में उस और उनके बारे में बताया। तो यहाँ पे क्या, वो सामाजिक चिंताओं जो समय की समस्याएं थी उनको बता रहे हैं, साथ भविष्य की बता रहे हैं। अब गोदान में तत्कालीन समस्या कौन सी, गोदान में तत्कालीन समय की समस्या तो दिखती ही है, जैसे कि सामंती व्यवस्था, ठीक है, पता है कि मतलब भाई जो किसान है वो किसान है, उसके ऊपर जो मालिक बैठा हुआ वो उसका शोषण कर रहा है और उससे जो राजस्व है, टैक्स है, उसकी वसूली करता है। उनको किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, वो साल भर खेती करते हैं, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। व्यवस्था में किसानों को निर्मम शोषण होता है। अनमेल विवाह की समस्या, विधवा जीवन का दुख, क्योंकि जो उसकी बहू थी आपको पता है वो क्या है, मतलब जिस मतलब जो उसकी बहू थी वो विधवा थी, फिर उसके लड़के से बाद शादी हुई थी, आपको पता हो। दलित समस्या, दहेज की समस्या और तमाम अन्य सभी समस्याएं किसी ना किसी चरित्र के माध्यम से दिखती हैं। उसमें गोदान में जितने भी चरित्र थे उन सभी चरित्रों को इस तरीके से बताया गया कि उनके पास सबके पास समस्या थी, वास्तव में वो उस समय की रियलिटी थी। तो उस समय बहुत सारे चरित्र थे उसमें, और सभी चरित्रों के करके इस तरीके से बताया गया कि उनके पास हर तरीके की समस्याएं थी। ध्यातव्य है कि इसमें भविष्य की समस्या भी नजर आती है, जैसे सांप्रदायिकता, ठीक है, सांप्रदायिकता की समस्या, जुनिया के पति की मौत, आपको पता है कि जुनिया की नई शादी हुई थी और उसके पति को दंगे में मार दिया गया था, उसी से बाद में उसकी लड़की शादी हुई थी गोबर की, ठीक है। आने वाले समय में पूंजीवादी सभ्यता द्वारा मजदूरों का शोषण, बिल्कुल सही बात है, गोबर का क्योंकि सहज आता है और वो काम करता है फैक्ट्री में, कंपनी में, ठीक है। लोकतंत्र का धनतंत्र बदलना, सही बात है कि मतलब जो नेता लोग हैं वो किस तरीके से एक पैसे के आधार पर लोगों से वोट लेके वो चुनाव जीताते, तो लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया, तो लोकतंत्र का धनतंत्र बदलना पर राज्य द्वारा गरीबों को शोषण, बिल्कुल राज्य मतलब सरकार के द्वारा। अब सरकार के जो लोग हैं प्रतिनिधि हैं, जैसे कि जो कार्यपालिका से संबंधित लोग हैं जो सरकार को चलाते हैं, जैसे कि चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, ठीक है, जैसे कि थानेदार के माध्यम से आदि। इसी तरीके से इसी प्रकार प्रेमचंद की कहानियां की यही भूमिका निभाती है, प्रेमचंद की कहानियां भी यही भूमिका निभाती है। यहाँ पे कहानियों का भी उल्लेख किया जाएगा, जैसे अलग ओझा, दूध का दाम, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, कफन और गुल्ली डंडा आदि में अपने समय की चिंताएं भी हैं, और ईदगाह, बूढ़ी काकी के माध्यम से भविष्य की चिंताएं भी दिखाई भी। और डॉक्टर रामविलास, ठीक है, रामविलास शर्मा ने
ने कहा भी था, यदि 1936 के बीच, यदि 1915 से लेकर 36 को बीच का इतिहास नष्ट हो जाए तो प्रेमचंद की रचनाओं के आधार पर उसे लिखा जा सकता है। समझ रहे हो, मतलब यदि 1915 और 16 के बीच जो भी एक राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से जो भी हमारे देश का इतिहास रहा है, वो उस समय कैसा समाज था, यदि वो इतिहास मिट भी जाए तो हम प्रेमचंद की कहानियां, उपन्यासों को पढ़कर, उनकी रचनाओं को पढ़कर हम उस समय का इतिहास लिख सकते हैं, उस समय का पता कर सकते हैं किस तरीके से उस समय का समाज था। क्योंकि इसी समय 1915 से लेकर 1936 के बीच में उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी थी और ये उनका एक सबसे अच्छा काल माना जाता है जिसमें उन्होंने अच्छी अच्छी रचनाएं, कहानी चाहे उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, इसका आशा है कि अपने समय को तो उन्होंने अत्यंत प्रमाणिक तरीके से व्यक्त किया है। इसी प्रकार एक समीक्षक ने कहा प्रेमचंद की रचनाएं अपने युग को तो दर्शाती हैं। समझ रहे हो, प्रेमचंद की रचनाएं अपने युग को दर्शाती, तत्कालीन समय को दर्शाती हैं, बल्कि आने वाले युग के भी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। मतलब जो आने वाला युग है वो किस तरीके से होगा उसके लिए भी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। अतः प्रेमचंद इस मामले में अत्यंत सफल रहे हैं और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। इस क्वेश्चन में हमने सारी डिमांड को फुलफिल किया जो क्वेश्चन में पूछी गई थी कि भाई जो प्रेमचंद की जो कहानियां और उपन्यास हैं वो किस तरीके से उस समय की, तत्कालीन समय की चिंताओं को बताते हैं, साथ में भविष्य की चिंताओं का भी उसमें जिक्र करते हैं। तो इसमें इंट्रो से पहले बता दिया था हमने क्या कि वो उनकी जो कहानियां उपन्यास है वो किस तरीके से वो वर्तमान, तत्कालीन समय और भविष्य के समय दोनों को ही अंतर, मतलब एक प्रकार से उसमें समग्र करती है, उनकी समग्रता है उनको उसमें दर्शाती है। साथ में अब इसके अंदर हमने सबसे पहले बताया था कि जो प्रेमचंद के उपन्यास है वो किस तरीके से वर्तमान और भविष्य की चिंताओं को बता देते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रेमचंद के उपन्यास हेडलाइन डाली, हमने उपन्यासों के नाम लिखे और उसमें कौन कौन चिंताएं थी हमने उसके बारे में बता दिया। इसके अलावा हमने कहानियों के बारे में बता दिया है। ठीक है, कि जो उनकी कहानियां थी, देखो यहाँ से कहानी स्टार्ट हो गया, यहाँ पे उन्होंने हेडिंग नहीं डाली, हालांकि यहाँ पे कहानी हेडिंग डाल सकते हो आप लोग। ठीक है, इसके बाद प्रेमचंद की कहानियां भी इसी तरह की भूमिका निभाती है, चाहे वो वर्तमान की समस्या हो या भविष्य की समस्या हो, इसमें इनका बता दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमने इंट्रो लिख दिया और क्वेश्चन की डिमांड है उपन्यास और कहानी दोनों में समस्या बतानी थी, वर्तमान तत्कालीन समस्याएं और हमें भविष्य की समस्या बतानी थी, हमने वो समस्या बता दी है। और साथ में हमने कुछ लेखकों का जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो या तो लेखक रहे हैं, ठीक है, या उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो उन्होंने उन कवियों को, उन रचनाकारों को समझा है। तो उनके हमने कोट भी यहाँ पे लिख दिए कि उन्होंने प्रेम क्या लिखा है, कि उनकी रचना किस तरीके से थी, जैसा कि यहाँ पे डॉक्टर रामविलास शर्मा को उदाहरण दे दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे लिख दिया कि किसी समीक्षक ने कहा था, और उनके बारे में हमने प्रेमचंद जी के बारे में एक कोट और लिख दिया है कि प्रेमचंद की रचना अपने युग को तो दर्शाती है, अपने आने वाले युग की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये क्या एक प्रकार से हमारा इंट्रो के जो साथ में जो कंक्लूजन है वो हो गया और हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो खत्म हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई क्वेश्चन की डिमांड है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें केवल उसी पे ध्यान देना, हमें और कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो प्रेमचंद जी की कहानियां उपन्यास है वो उस समय की, तत्कालीन समय की समस्याओं को बताते हैं, साथ में भविष्य की समस्याओं को भी दर्शाते हैं। तो हमने इंट्रो लिखा, हमने उनके जो तार्किक रूप से हमने उनके तर्क लिखे, उनकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं को उनके जो उपन्यास थे उनके जरिए बताया, कहानियों के जरिए बताया, उनकी कहानियों के नाम लिखे, उपन्यास के नाम लिखे, उनमें कौन समस्याएं थी वो लिखे। और साथ में हमने अन्य लेखों के कोट लिख दिए जो उन्होंने उनके बारे में कहा था कि वो इस तरीके से थे, वो उनकी रचनाओं का क्या योगदान है हमारे इतिहास में, हम किस तरीके से उनकी रचनाओं से इतिहास को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। उन्होंने उस समय की समस्याओं को बताया, अपने इतिहास में भविष्य की समस्याओं को बताया। तो हमारा क्या होगा, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा और साथ में कंक्लूजन भी लिख दिया एक लेखक के साथ। किसी प्रकार से समीक्षक ने कहा था कि प्रेमचंद की रचना अपने युग को तो दर्शाती है बल्कि अपने युग के भी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, अपने आने वाले युग की भी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो क्या हो गया, हमारा कंक्लूजन हो गया। और इसके प्रकार से इस मामले में अतः प्रेमचंद इस मामले में अत्यंत सफल रहे, मतलब वो उन्होंने तत्कालीन समस्याओं को बताया और साथ में भविष्य की चिंताओं को बताया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें क्वेश्चन में क्या लिखना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है। तो आप लोग समझे होंगे और वीडियो बहुत लंबा हो चुका होगा, हमने एक क्वेश्चन कवर किया है, लेकिन क्वेश्चन
अच्छे तरीके से कवर किया, आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन की जो डिमांड थी, क्वेश्चन जो पूछ रहा था, हमने उसी क्वेश्चन को लिया है, हमने कुछ इधर उधर नहीं गए हैं। क्वेश्चन सीधे सीधा पूछ रहा था कि अपने उपन्यासों और कहानियों प्रेमचंद की बुनियादी चिंता अपने समय की भी है, भविष्य की भी है, इस विचार से आप कहां तक सहमत है? तो हमने यहाँ पे सहमति जताई है और किस तरीके से बताया कि उनके इन उपन्यासों, इन कहानियों में वर्तमान की उसकी समस्याएं थी, हमने उसको बता दिया, हमने इंट्रो लिखा है और क्वेश्चन का जो मेन बॉडी थी जो पूछा था वो भी लिखा, उसका तर्क के साथ लिखा, साथ में कंक्लूजन भी लिखा, हमने लेखकों के नाम लिख दिए भाई। इनके द्वारा इससे हम पता कर सकते हैं कि प्रेमचंद ने अपनी समस्या, अपनी रचनाओं में वर्तमान की समस्याओं के साथ साथ उन्होंने भविष्य की समस्याओं के बारे में भी बात की थी, उनको उन पे सहमति दिलाई थी। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग इस तरीके की जो बुकलेट है आप लोग चाहो तो दृष्टि इसकी जो वेबसाइट है वहां से आप लोग डाउनलोडिंग कर सकते हो और भी टॉपरों की आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप और भी पढ़ के क्वेश्चन को देख के, आंसर को देख के अपने आंसर राइटिंग में सुधार कर सकते हो और अच्छा सीख सकते हो कि हमें किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। तो आप उसमें अच्छा सुधार कर सकते हो ताकि आपके भी अच्छे नंबर ना आए और आप सीख सको। यदि आप शुरुआत करो और खासकर आपका हिंदी लिटरेचर एक ऑप्शनल के रूप में है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। और समय समय पर ऐसे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, चाहे वो जीएस को, ऑप्शनल को, टॉपरों के। और साथ में आप लोगों को ये भी सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग करें, किस तरीके से अपने आंसर लिखें ताकि आपको फायदा हो, आपका सिलेक्शन हो। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं, खासकर टॉपरों की कॉपी देखकर। और साथ में आप इनसे ये भी सकते हैं कि इनने कहां पे गलती की और हमें और इससे और कैसे बेटर आंसर लिखा जाए ताकि आपको अच्छे नंबर, आपकी अच्छी रैंक आए। तो आप इसे सीख सकते हैं। तो आप शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है कि आप इसे सीखें कि हमें किस तरीके से आंसर लिखना है। आई होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है कि किस तरीके से हमें आंसर को लिखना है और ऐसे और भी आप समय तक आप मतलब आने वाले समय में आप तक वीडियो पहुंचते रहे। तो वीडियो को लाइक से दोस्तों जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहा हूं, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है यूपीएससी से रिलेटेड तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।